महाराष्ट्र में शिवसेना का तीर तभी निशाने पर लगता है जब बीजेपी का उसका साथ हो। ठाकरे इस बात को समझ नहीं पाए और शरद पवार के चक्कर में पड़ गए, पर कांग्रेस के साथ चले गए। अब ना उनकी पार्टी बची और ना ही सियासी वजूद। ऐसा ही हाल शरद पवार का भी हुआ। जो खुद सियासत के चाणक्य कहलाना पसंद करने वाले शरद पवार को इस बात का अंदाजा नहीं कि अजीत पवार एनसीपी के लिए कितना जरूरी थे। अजीत पवार ही शरद पवार की नीतियों को अंजाम तक पहुंचाने में माहिर थे। तब जाकर महाराष्ट्र की सियासत में उनका दबदबा कायम था। लेकिन बीजेपी को समझने की जो गलती उद्धव ठाकरे ने की, वैसी ही गलती शरद पवार ने अजीत पवार को लेकर कर दी और उनका भी उद्धव ठाकरे जैसा ही हाल हो गया। लोकसभा चुनावों में दोनों का इमोशनल कार्ड कुछ हद तक चला और साथ में कांग्रेस का संविधान वाला फेक कार्ड, इसलिए नतीजे एमवीए के पक्ष में आए। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद बादल छटे तो शरद पवार क्या उद्धव ठाकरे और क्या राहुल गांधी तीनों धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। चुनाव के नतीजों ने हालात ऐसे कर दिए कि ये तीनों नेता एक दूसरे के आंसू पोंछने के लायक भी नहीं रहे। लोकसभा बिना विपक्ष के नेता के 10 साल तक चलता रहा। अब महाराष्ट्र में भी कोई विपक्ष का नेता नहीं होगा, क्योंकि किसी विपक्षी पार्टी के पास इतने विधायक ही नहीं वो नेता विपक्ष के पद पर अपना दावा ही कर सके। बीजेपी और महायुति की जीत इस मायने में ऐतिहासिक है। और इतना ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे के पास अपनी पहचान बचाने का भी संकट है, क्योंकि सत्ता के लिए इतनी वैचारिक गुलाटी वे मार चुके हैं कि उनकी विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ गई है। रही बात शरद पवार की, तो अब भले ही सियासत में उनका मन नहीं थके, पर उम्र तो थक ही गई। अपनी पार्टी को फिर से वे खड़ा कर पाएंगे और जीतने लायक बना पाएंगे, ऐसा लगता नहीं। महाराष्ट्र में नेताओं को पाला बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए मुमकिन है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के विधायक पाला बदलकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ चले जाएं। वैसे भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इतनी बड़ी जीत के बाद हाथ पर हाथ धरकर तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि अजीत पवार के खिलाफ पार्टी तोड़कर अलग होने के बाद से शरद पवार की तरफ से कई बार अपमानजनक टिप्पणियां की गई। उद्धव ठाकरे ने तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ अभियान ही छेड़ रखा था। ऐसी कोई सभा या रैली नहीं हुई जिसमें उद्धव ठाकरे ने गद्दार कहकर एकनाथ शिंदे को संबोधित न किया हो। इसलिए अब बदला लेने की बारी शिंदे और अजीत पवार की है। वैसे भी आगे बीएमसी के चुनाव और महायुति बीएमसी की सत्ता छीनकर उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को धूल चटाई, बल्कि कई नेताओं के करियर को भी खत्म कर दिया। शरद पवार ने विधानसभा चुनावों के दौरान कहा था कि अब वे चुनावी रणनीति में नहीं रहेंगे। हालांकि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर वापस लेने वाले शरद पवार की इन बातों पर किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया कि वो अब शरद पवार के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि शरद पवार ने ही बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एमवीए बनाई थी, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे को शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले संजय राउत की सियासी दुकान भी खतरे में पड़ गई। संजय राउत चुनाव नहीं लड़े, वे राज्यसभा के दरवाजे से संसद में आते रहे, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि संजय राउत फिर से राज्यसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसके लिए उन्हें उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे या बीजेपी के साथ शामिल होना पड़ेगा। यही हाल प्रियंका चतुर्वेदी का है, जो कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ राज्यसभा सांसद बनने के लिए ही आई थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की ताकत किसी को राज्यसभा में नहीं पहुंचा पाएगी। एमवीए 50 से कम सीटों पर सिमट कर रह गई। महाविकास अघाड़ी की इस विफलता के कारण शरद पवार, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी को अपने दम पर अपना राज्यसभा कार्यकाल भी नहीं मिलेगा। आमतौर पर महाराष्ट्र से राज्यसभा में जाने के लिए 43 सीटों का कोष तय है। इस लिहाज से एक के नाम पर आम सहमति बन सके और क्रॉस वोटिंग न हो। शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी को 3 अप्रैल 2020 को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। वहीं संजय राउत 1 जुलाई 2022 का राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 22 जुलाई 2028 को समाप्त होगा। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर महायुति के साथ पार्टी शिवसेना है। शिवसेना ने 57 सीटें जीती। एनसीपी ने 41 सीटों पर, एनसीपी 41 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। शिवसेना यूबीटी 20, कांग्रेस 16 और शरद पवार 10 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए। राजनीतिक समीकरणों और इन दलों की विधानसभा में स्थिति को देखते हुए दोनों पार्टियों के लिए इन नेताओं को फिर से राज्यसभा भेजना बेहद कठिन हो गया। शरद पवार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये उनका राज्यसभा में अंतिम कार्यकाल होगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के पुनर्निर्वाचन की संभावनाएं भी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कमजोर हो रही हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की भारी जीत ने राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करने की उनकी उम्मीदों को बढ़ा दिया। महाराष्ट्र से राज्यसभा के 19
सदस्य निर्वाचित होते हैं। फिलहाल उच्च सदन में महाराष्ट्र से भाजपा के 7 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 3, शिवसेना के 1, उद्धव ठाकरे के 2, अजीत पवार के 3 और शरद चंद्र पवार के 2 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का 1 सदस्य है। राज्यसभा में भाजपा के 95 सांसद हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर ये संख्या 112 हो जाती है और इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य जो सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। महाराष्ट्र से फिलहाल राज्यसभा की कोई सीट रिक्त नहीं, लेकिन विभिन्न अन्य राज्यों की 10 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा भाजपा के पास जाने की संभावना है। मनोनीत सदस्यों के लिए भी 4 सीटें रिक्त हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 245 सदस्यीय सदन में आसानी से आधे से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों में बना इंडी गठबंधन का बुलबुला कुछ ही महीनों बाद फूट गया। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि यूपी, बिहार, असम जैसे राज्यों में हुए उपचुनावों में बड़ी जीत हासिल की। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन का सुपड़ा ही साफ करते हुए सभी 4 सीटें जीत ली, तो यूपी में अखिलेश यादव को करारी मात देते हुए बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीत ली। असम की भी सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई। मतलब हरियाणा चुनाव के नतीजों पर एक बार फिर मुहर लग गई। इंडी गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस की अफवाहबाजी पर अब देश की जनता को भरोसा नहीं रहा। लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन ने संविधान का डर पूरे देश को दिखाया था और कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी जीत गई तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे और भी कई किस्म के फर्जी खबरें फैलाई गईं। लेकिन अब जनता की समझ में आ गया कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर भरोसा करना सही नहीं। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी सेंध लगा दी और अब इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार, सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी का ये नारा सबके सिर चढ़कर बोला और इन नारों की वजह से अखिलेश यादव की बुर्का पॉलिटिक्स पूरी तरह से पिट गई। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूला तार-तार हो गया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। उनके बयानों ने जनता में बीजेपी के लिए एक लहर पैदा कर दी। उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे ने हिंदू वोटर्स में जबरदस्त ध्रुवीकरण करने का काम किया। महाराष्ट्र की सभाओं में उनकी इतनी मांग थी कि बीजेपी के लिए उनको लगातार सभाओं में व्यस्त रखना कठिन हो गया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी की सभाओं की इतनी डिमांड थी कि हम उसे पूरा न कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए काफी निवेदन किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी की सभाओं से हमें बड़ा फायदा मिला। उन्होंने कहा बीजेपी महाराष्ट्र में 1,51,00,000 लोगों को सदस्य बनाएगी। बावनकुले ने कहा कि आज महाराष्ट्र बीजेपी के संगठनात्मक बैठक जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई। चुनाव खत्म हो गया तो अब सदस्यता अभियान की मुहिम के तहत 1,51,00,000 सदस्यता जोड़ने का फैसला किया गया है। उन्होंने जनता से बीजेपी के सदस्यता अभियान से जुड़ने की अपील की। बावनकुले ने सामाजिक सेवा, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से खास तौर पर जुड़ने की अपील की। बावनकुले ने कहा कि भाजपा के इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सज्जाद नोमानी के फतवे और उन्हें माफी मांगने के मुद्दे पर कहा कि इस तरह चुनाव में धार्मिक ऐलान करना किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं। ऐसे लोग जानबूझकर बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं और ऐसे स्टेटमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे परम दुखी हैं। भले ही हार के लिए कभी डीवाई चंद्रचूड़ को दोषी बताएं तो कभी ईवीएम को, लेकिन हकीकत तो यह है कि उद्धव ठाकरे की तबाही के पीछे उनकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने, सीएम बनने से लेकर अब तक उद्धव ठाकरे संजय राउत की सलाह को काफी तवज्जो देते रहे। नतीजा सामने है। संजय राउत को तब लगा था कि सियासत के हर मर्ज की दवा शरद पवार के पास है। इस वजह से शरद पवार के भरोसे वे उद्धव ठाकरे को बैठाए रहे और अब तो हालात ये है कि खुद शरद पवार ही सियासी तौर पर तबाह हो गए। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे बेहद उदास और हताश हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे नतीजों के कुछ घंटों बाद ही राजनीति से संन्यास लेने की बात तक सोचने लगे। लेकिन यही वो उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने 5 साल पहले 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, जिसमें गठबंधन की जीत हुई, मगर मुख्यमंत्री के नाम पर उद्धव ठाकरे अड़ गए। अपनी मुंहमांगी मुराद पूरी करने के लिए उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ने से भी गुरेज नहीं किया। जब उनसे कहा गया कि वो इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से बात कर सकते थे, तब उद्धव ठाकरे ने अकड़कर कहा था अगर मोदी और अमित शाह को बात करनी है तो उनके पास आकर बात करें। बहरहाल इस बार महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजों ने उनकी सारी अकड़ निकाल दी।
चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे के जाने पहचाने तेवर ढीले हो चुके हैं। उन्होंने जहां एक ओर महायुति के पक्ष में जनता की लहर को कबूल किया, वहीं अपनी हार को भी मानने से संकोच नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति गठबंधन के पक्ष में एक लहर नहीं, सुनामी देखी गई, मगर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से सवाल किया कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों किया। अपनी करारी हार के बावजूद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब महायुति गठबंधन को अपने वादों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। अपनी हार से उद्धव ठाकरे इस कदर भौचक्के हैं कि उन्होंने साफ कहा कि आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा क्या हुआ कि जनता का मन क्यों बदल गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का बदलाव केवल एक स्कीम के कारण संभव नहीं है। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अपनी हार से इस कदर दुखी हैं कि कई लोगों का मानना है कि वो राजनीति से संन्यास लेने के बारे में भी कई दफा सोचने लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट पर जीत दर्ज की। महाविकास आघाड़ी महज 46 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, शिवसेना ने 57 सीटें जीती, जबकि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 41 सीटें, एमवीए में शरद चंद्र पवार के उम्मीदवारों ने 10 सीटें जीती, कांग्रेस से 16 सीटें जीती, जबकि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने 20 सीटें जीती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर 20 सीटें जीतने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब तक करारी हार का कारण समझ नहीं आया और न ही उद्धव ठाकरे के अहंकार में कोई कमी दिख रही है। यही वजह है कि नतीजों के आने के बाद पहले तो उद्धव ठाकरे की आंख, नाक और जुबान बन बैठे संजय राउत ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर डाली। शिवसेना, यूबीटी और एमवीए की शर्मनाक हार से बौखलाए संजय राउत ने कहा कि भला महाराष्ट्र के लोग मोदी और योगी के नाम पर वोट क्यों देंगे, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन कुछ घंटों के बाद संजय राउत ने हार का ठीकरा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर फोड़ डाला और कहा कि हम डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से हारे। मतलब कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब तक ये मानने को तैयार नहीं कि विचारधारा को किनारे लगाकर कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाकर उनसे बड़ी गलती कर दी, जिसका नतीजा चुनावों में मिला। हकीकत तो ये है कि एमवीए में शामिल तीनों पार्टियों के अंदर ही अंदर सीएम पद की लड़ाई थी और तीनों ही वोट जिहाद के भरोसे ही बैठे थे। यही वजह है कभी हिंदुत्व की सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे को भी समर्थन देने के लिए उलेमा काउंसिल की मांगों का समर्थन करना पड़ा, जो इसमें आरएसएस पर बैन लगाने तक की मांग थी। विधानसभा चुनावों में जिन एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे गद्दार कहते रहे, उन्हीं एकनाथ शिंदे ने आमने सामने के मुकाबले में शिवसेना यूबीटी को करारी मात दे दी और साबित कर दिया कि परिवारवाद से ज्यादा जरूरी विचारधारा है, जिसे उद्धव ठाकरे 5 साल पहले छोड़ आए थे। शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच 35 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ, जिनमें अधिकांश सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की और अगर राज ठाकरे की पार्टी मैदान में न होती तो उद्धव ठाकरे को 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाना पड़ता और इतना ही नहीं, तब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बरली से चुनाव हार जाते। मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीटों पर जीत मिली, जिनमें से 10 सीटों पर जीत का अंतर मनसे उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए वोटों से कम था। इस कारण से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने में मदद की। मुंबई की 10 सीटों में से 8 सीटें बेहद करीबी मुकाबलों में शिवसेना यूबीटी जीत पाई। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने माहिम सीट से चुनाव लड़ा और 33,062 वोट प्राप्त किए। वहीं उद्धव ठाकरे के महेश सावंत ने महज 1,316 वोटों से जीत दर्ज की और शिवसेना के सदा सारवणकर को हराया। आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के मिलिंद देवड़ा 8,801 वोटों से वर्ली में हराया। वहीं मनसे के उम्मीदवार संदीप देशपांडे को कुल 66,093 वोट मिले। मनसे के उम्मीदवार को 16,813 वोट मिले। यही हाल जोशीवाड़ा, वर्सोवा, कालीना, बांद्रा ईस्ट, वानी और गुहागर सीट का रहा। यहां भी उद्धव ठाकरे की पार्टी एमएनएस की वजह से जीत पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।